हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम कुलम्स लॉ का थोड़ा एप्लीकेशन जेई एग्ज़ाम और नीट के लिए समझने वाले हैं कि जेई में नीट में क्या एप्लीकेशंस कुलम्स लॉ से हो सकते हैं। थोड़ा मिक्स करके क्वेश्चंस को डायरेक्ट कुलम्स लॉ पे नहीं दिया जा सकता, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इधर उधर से वो मिक्स करते हैं, उसका एक हम आज समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हम केवल जेई और नीट की बात करेंगे तो हम थोड़ा सीबीएसई के कॉन्सेप्ट्स को हायर लेवल पे लेके जाएंगे। मेरे बच्चों, इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले समझना है लैमीज़ थ्योरम। लैमीज़ थ्योरम का बड़ा ही ज़्यादा एप्लीकेशन है, कई बार हमें ये करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हमने सीबीएसई में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कई बुक्स में होते हैं, ये मेंशन किया होता है। तो हम ज़रा इस चीज़ को देखें कि लैमीज़ थ्योरम क्या कहता है। तो लैमीज़ थ्योरम कहता है अगर तीन कंकरेंट फोर्सेस, मतलब कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पे लगने वाले फोर्स, कंकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे जब तीन फोर्स लग रहे हैं और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, तो हम लैमीज़ थ्योरम यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा फोर्स तो नहीं कर सकते। सबसे पहले कंकरेंट होना चाहिए, ऑल थ्री फोर्सेस, तीन फोर्स को कंकरेंट होना चाहिए और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मान लो कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे कोई पार्टिकल होगा, कोई चार्ज पार्टिकल होगा, कुछ भी होगा। तो इस पार्टिकल पे एक फोर्स F1 लग रहा है, दूसरा फोर्स F2 लग रहा है और तीसरा फोर्स F3 लग रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तीन एंगल भी दिए हुए हैं। F1 के अपोजिट में अल्फ़ा एंगल है, F2 के अपोजिट में बीटा एंगल है और F3 के अपोजिट में गामा एंगल है, वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लैमीज़ थ्योरम कहता है F1 अपॉन साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा कौन सा एंगल है जो F1 फोर्स के ठीक अपोजिट में है, ये F1 फोर्स है और इसके अपोजिट में अल्फ़ा एंगल है। तो F1 के अपोजिट में अल्फ़ा है तो F1 अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। और ये अल्फ़ा बीटा और गामा जो एंगल हैं वो F1 के अपोजिट में अल्फ़ा, F2 के अपोजिट में बीटा और F3 के अपोजिट में गामा है। और तब ये रिलेशन सेट हो जाता है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, थ्री कंकरेंट फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। एक तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है, और जब हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं या किसी थ्योरम को पढ़ते हैं तो हमें उसके एप्लीकेशन के लिए ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ा, थोड़ा सा भी स्ट्राइक किया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तीन फोर्सेज हैं, कुछ एंगल्स है, तुरंत दिमाग वहां पे जाना चाहिए कि हाँ ये लैमीज़ थ्योरम का एप्लीकेशन हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है, आप अपने ब्रेन को एनालिटिकल बनाने का यही तरीका है कि जो डेटा है उस डेटा से हम पढ़े हुए थ्योरम को तुरंत कनेक्ट कर पाएँ। और इट कम्स फ्रॉम ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो दूसरा चीज़ जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दो कॉन्सेप्ट आप अभी समझें, ये भी इम्पॉर्टेंट है और वो भी इम्पॉर्टेंट है जेई के लिए तो और नीट के लिए। तो क्या है कि अगर हम देखें रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, कंसेप्चुअली समझने का कोशिश करो, यहाँ लिखा हुआ है मैं समझाता हूँ कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में जब हम कंपेयर करते हैं, है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसको कैपिटल के से हम डिनोट करते हैं अपने फिजिक्स में, सिंपल कॉमन नोटेशन। तो यहां देख सकते हो आप कि EM अपॉन E0 इज इक्वल टू K, यही है रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको ER भी हम बोल सकते हैं, K हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, रिलेटिव परमिटिविटी। सिंपल नोटेशन में ऐसा भी हम डिनोट करते हैं।
अब ये किसके बराबर होता है? एक रिलेशन है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। एफ नॉट वो फोर्स है जब पार्टिकल्स जो हैं, चार्ज पार्टिकल जो हैं वो एयर में है, और एफ ई नहीं लेंगे, यहाँ एफ एम ले लो जब पार्टिकल किसी अनदर मीडियम में हो अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस, तो वहाँ पे लगने वाला फोर्स एफ एम है। तो इनकी रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इन्वर्स होता है एक दूसरे का। यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, तो ऊपर यहाँ फोर्स चला गया, यहाँ नीचे है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, तो यहाँ उस वही एयर में फोर्स जो है एफ नॉट है वो ऊपर है, यहाँ डिनोमिनेटर में वो फोर्स है जो उस मीडियम में लग रहा है। तो ये रेशियो को, इस चीज़ को समझना है और दिमाग में रखना है, दैट इज इक्वल टू K। सो ई एम अपॉन ई नोट इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन एफ एम। और एफ नोट और एफ एम क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि जब चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में हो तो उस वहाँ लगने वाला दोनों के बीच के फोर्स को हमने एफ नोट लिया, और जब चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में हो तो वहाँ पे लगने वाले फोर्स को हमने एफ एम लिया और दोनों के रेशियो को निकाला, एफ नोट अपॉन एफ एम, तो वो रेशियो आ रहा है ई एम अपॉन ई नोट। कैसे? तो हमने इसको यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैथमेटिकली प्रूव भी कर रखा है, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये इजी सा एक कैलकुलेशन है, आप भी देख सकते हो, इस कैलकुलेशन को खुद भी कर सकते हो और आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा कि एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑल्सो। ठीक है, तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इस रिलेशन को समझ लिया। अब इसके हम अब सोच सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ तो बहुत सिंपल सा है, उस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आना नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स अदर से कहीं से उसको मिक्स करते हैं और फिर क्वेश्चंस को बनाते हैं, जेई वाले या ये नीट वाले। तो हम थोड़ा सा हमेशा शुरू से आपको मैं जो पहले भी क्वेश्चन कराया हूँ या अभी जो करा रहा हूँ, ये मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और इससे मैं आपको ये दोनों बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और फर्दर आगे कूलम्ब्स लॉ आता रहेगा, वो मिक्स होता रहेगा। तो हमारे पढ़ने का ये मतलब है कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि है टू आइडेंटिकल बॉल ईच हैविंग डेंसिटी रो सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट थ्रू टू इक्वल लेंथ्स insulated string having equal mass and charges, having equal mass है ना and charges, making angle theta with the vertical. Now system is immersed in a liquid of density sigma. As a result, angle does not change. Find the dielectric constant of liquid. क्वेश्चन को आप एक दो बार और पढ़ो और फिर आप इस क्वेश्चंस को डायग्राम में ऐसे समझोगे कि दो बॉल एक सेम इक्वल लेंथ के थ्रेड से लटके हुए हैं, है ना, कॉमन पॉइंट से, और दोनों इक्वल चार्ज है दोनों के ऊपर, मास भी इनका इक्वल है, और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल भी बना रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये अभी फिलहाल एयर में है। अब इस सिस्टम को, ये एंगल थीटा है, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लग रहा है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, दोनों पे अगर चार्ज है तो दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगेगा और फोर्स लगेगा, और ये फोर्स इसको इक्विलिब्रियम में ला रखा है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि दोनों पे सेम चार्ज है, तो जो एफ ई लगने वाला है वो ऑब्वियसली इस तरफ लगेगा, रिपल्सिव होगा। मतलब ये वाला जो चार्ज है, ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इसको, चूंकि रिपल्सिव फोर्स है तो आउटवर्ड लगाता है, तो ये इसको आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। दूसरा फोर्स कौन सा बेटा काम कर रहा है? दूसरा फोर्स इज वर्किंग इट्स वेट। इसका जो वेट है W, वो डाउनवर्ड कर रहा है इसके सेंटर ऑफ मास से, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तीसरा फोर्स कौन सा है बेटा? तीसरा फोर्स, इस थ्रेड में टेंशन T हो गया है,
टेंशन टी हो गया क्योंकि उसको खींच रखा है ना, हवा में हैंग कर रहा है, तो ही इसमें एक टेंशन सा आएगा, स्ट्रेस सा आएगा, वही फोर्स है। टेंशन मीन्स फोर्स। जब भी किसी थ्रेड में टेंशन की हम बात करते हैं तो दैट इज ए फोर्स। तो ये एक फोर्स है जो इसको खींच रखा है ऊपर की तरफ। अब यहाँ ध्यान दो, अगर ये एंगल थीटा है तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर दें तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और यहाँ 90 है, ऑब्वियसली ये भी 90 है ना, ये तो हम समझ सकते हैं। अब हम ध्यान दें, 3 फोर्स लग रहा है ना। पहला फोर्स है स्टैटिस्टिकल फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रो धोखा दे रहा है, ये जो हमारा मार्कर है बेटा, ये मुझे कई बार धोखा देने लगता है और फिर मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है। ये धोखा क्यों दे रहे हो? धोखा देना गलत बात है। पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिकल फोर्स लग रहा है। दूसरा आप देख सकते हो कि वेट लग रहा है ना। और तीसरा फोर्स जो है टेंशन इन थ्रेड है ना, टेंशन, तो टेंशन अक्रॉस द थ्रेड। तो ये 3 फोर्स आ गए। अब जब 3 फोर्स आ गए और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको तुरंत लैमिस थ्योरम पे ध्यान जाना चाहिए। एक अटेम्प्ट तुरंत दिमाग को कहना चाहिए कि हमने लैमिस थ्योरम पढ़ा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और 3 फोर्सेज लग रहे हैं, फोर्सेज कंकरेंट भी हैं, एक ही पॉइंट पार्टिकल पे है, तो इसका मतलब है कि लैमिस थ्योरम लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझ लें कि यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो हमने देखा है यहाँ पे ये जो फार्मूला है F0 अपॉन FM, F0 अपॉन FM इज इक्वल टू K होता है। ये तो हमने पढ़ रखा है, इस पर भी मैं बात करूँगा, मैं क्यों लिख रहा हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। दूसरा चीज़, जब इस सिस्टम को उठा के किसी लिक्विड में रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और फोर्स तो लग जाएगा, लेकिन वो वेट को ना कम करने वाला फोर्स होगा। वो चौथा फोर्स यहाँ नहीं होगा क्योंकि वो वेट के डायरेक्शन में लग रहा है, बट वेट नीचे की तरफ लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लाइन ऑफ एक्शन सेम है, वेट का और पॉइंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। पॉइंट फोर्स अपवर्ड लगता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में हम इमर्स करेंगे, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट फोर्स लगता है, 11th में पढ़ा होगा, तो हमें वहां से भी देखना है। तो हम मान लेते हैं कि इस पे कुछ पॉइंट फोर्स लगा तो इसका कुछ वेट रिड्यूस हो गया, दैट इज द अपरेंट वेट। तो अपरेंट वेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। इसमें तो कोई शक नहीं है। अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट W है, एक्चुअल वेट W है, और माइनस अपथ्रस्ट, पॉइंट फोर्स इज अपथ्रस्ट। तो यहाँ चौथा फोर्स की एंट्री नहीं हो रही है, फोर्स 3 ही है, क्योंकि 2 फोर्स जो वेट हैं और पॉइंट फोर्स है उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। मान लो वेट पहले 20 न्यूटन रहा होगा तो पॉइंट फोर्स ने उसको हो सकता है 18 न्यूटन कर दिया हो, 17 न्यूटन कर दिया हो, लेकिन फोर्स तो रहेगा ना 17 न्यूटन डाउनवर्ड। फोर्स तो वही है, एक ही फोर्स है डाउनवर्ड, तो 3 ही यहाँ फोर्स आ रहे हैं। यहाँ भी फोर्स कोई चेंज नहीं हो गया अपथ्रस्ट के आने से, 4 फोर्सेज नहीं हो गए, है ना। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, अपने दिमाग में फिट करो जो मैं बोल रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया कि यहाँ भी 3 फोर्स है ना। भले यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स है वेट वो कम हो गया है ड्यू टू अपथ्रस्ट, लेकिन फोर्स 3 ही है। तो हम यहाँ पे पहले एयर में लैमिस थ्योरम लगा के देखें, फिर यहाँ पे लैमिस थ्योरम लगा के देखें, है ना। हमें जरूरी नहीं है कि 3 पे हम टेंशन में लगाएं। हम क्या करते हैं, पहले FE अपॉन, अब कौन सा एंगल लेंगे, FE पे लगाते हैं, सोचने वाली बात है। तो FE के अपोजिट में ध्यान दो, ये रहा FE के अपोजिट वाला एंगल, है ना। तो ये पूरा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है। ये वाला जो एंगल है, सपोज करते हैं कि ये अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये एंगल थीटा है, तो अल्फ़ा प्लस थीटा 180 डिग्री है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 180 डिग्री
माइनस थीटा, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा जो है वो 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एफ ई के अपोजिट में अल्फा एंगल है, लेविस थ्योरम पे चले जाओ तो अपोजिट में अल्फा एंगल है, तो उसकी वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। अब थोड़ा एक वेट पे फोर्स लगा के देखो, क्योंकि हमें यहाँ यही नहीं दो पे काम करना है, टेंशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लिखने का आप टेंशन का भी लिख लो, लेकिन ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बनने के बाद आपको कि हम क्यों दो ही ले रहे हैं। वेट का भी देखो, तो वेट के अपोजिट में बेटा हम एयर की बात कर रहे हैं, जब ये एयर में है तो वेट हमारा डाउनवर्ड है, उसके अपोजिट में देखो बेटा ये 90 डिग्री है प्लस थीटा है। वेट के अपोजिट में आप ध्यान दो तो 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन एंगल जो है हमारा 90 डिग्री प्लस थीटा है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेविस थ्योरम लगा रहे हैं, आप कहोगे तीसरा क्यों नहीं लगाया, अरे हमें दो इक्वेशन की जरूरत है, हम दो लगाएंगे, थर्ड को टेंशन लगाएंगे भी तो उसका कोई हमारा वर्थलेस कैलकुलेशन होगा। वो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगी, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लगेगा ये सारी बातें। अब क्या है कि अगर हम यही इक्वेशन लेविस थ्योरम का एयर में लिक्विड में लगा दें, जब लिक्विड में हो तो लिक्विड में भी देखो ये वाला भी जो फोर्स है ये एफ ई डैश कुछ डिफरेंट हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, वेट भी हमारा कुछ चेंज हो गया होगा, है ना। टेंशन जो होगा वो हमें कैलकुलेशन में लेना नहीं। अब यहाँ भी हम वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो हम एक चीज़ देखें कि एंगल सेम है, चाहे लिक्विड में ले जाएं या फ्री एयर में। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो थीटा एंगल है इट डजंट चेंज, ऐसा है वो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने कूलम्स लॉ में पहले ही सेशन में, सबसे पहले सेशन में पढ़ाया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हाई होगा तो फोर्सेस कम हो जाएंगे। कूलम्स लॉ वाले जो फोर्स होंगे आपस में दो चार्ज के बीच में, है ना, फ्री एयर से, एयर फ्री स्पेस से या एयर से ऑब्वियसली किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा या परमिटिविटी ज़्यादा होगा। तो परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो उस मीडियम में फोर्स कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने पहले ही क्लास में समझाया था, कॉन्सेप्ट को पकड़ते रहो। तो डाइलेक्ट्रिक ये जो आपका रिलेटिव ये जो परमिटिविटी है वो ज़्यादा है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी सबसे कम होती है एयर की, है ना। तो ये फोर्स चेंज हो जाएगा, कूलम्स फोर्स कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, कूलम्स फोर्स कम हो जाएगा। वेट भी रिड्यूस हो चुका है क्योंकि अपरेंट वेट है, अब थ्रस्ट लग रहा है, एक्चुअल वेट में अब थ्रस्ट ने कुछ वेट को रिड्यूस कर दिया। तो सेम, लेकिन एंगल सेम है, तो एंगल सेम है तो यहाँ कुछ भी नहीं चेंज होना, यहाँ केवल ये चेंज हो जाएगा कि मीडियम में ये आप ना इसको एफ नोट लिख लो, इसको एफ नोट लिख लो। जब हम इसको फ्री एयर में रखा हुआ था तो इसमें एफ नोट लिख लिया। अब यहाँ एफ एम कर दो, अपॉन में एंगल तो चेंज हो नहीं रहा, तो एंगल फिर वही आना है ना। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ डब्ल्यू डैश लिखना है, दैट इज द अपरेंट वेट, हमने यहाँ लिखा हुआ है डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अप थ्रस्ट, तो हमने इसको साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिख दिया बेटा। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका दिमाग क्या कहता है कि ये दो इक्वेशन आ गए, क्या करना चाहिए हमें? दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो इनको हटाना चाहिए, थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना होता है, हमें ऑलवेज क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है। 99% केस में या 95% केस में क्वेश्चन को ऑलवेज सिंप्लीफाई करना होता है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड कर देंगे, तो ये सारे जो अननोन टर्म्स हैं हमारे लिए, ये जो हैं अननोन मीन्स थीटा तो हालांकि नोन है, तो नोन ही टर्म्स हैं, लेकिन इनका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा, तो हम डिवाइड करा देते हैं। अब डिवाइड भी कैसे कराते हैं कि हमें पता है कि एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के होता है, एफ नॉट अपॉन एफ एम, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, मतलब इस इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप जब पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कराओगे तो इधर तो बच्चा वही आएगा एफ नोट अपॉन एफ एम, और इधर बच्चा क्या आएगा, इधर आएगा डब्लू अपॉन डब्लू डैश मीन्स अपरेंट वेट,
है। अब क्या करें, क्वेश्चन में डेंसिटी भी दी हुई है, लिक्विड की भी डेंसिटी दी हुई है और ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी दी हुई है, तो ये तो किसी मकसद से दिया होगा ना, कुछ तो रीजन होगा देने का। तो हम क्या करेंगे, वेट को डेंसिटी के फॉर्म में लाके, वॉल्यूम के फॉर्म में लाके कुछ करने का कोशिश करेंगे। दिमाग यही कर रहा है कि वेट को डेंसिटी के फॉर्म में और वॉल्यूम के फॉर्म में लाके, चूंकि इक्वल स्फीयर है, ये जो बॉल है इसकी वॉल्यूम चाहे हम कहीं भी रखें तो दोनों में तो सेम ही रहेगा, एयर में या लिक्विड में। बॉल की वॉल्यूम तो नहीं बदल जाएगी क्योंकि वो तो सॉलिड है, तो बॉल की वॉल्यूम बदलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको F0 अपॉन FM को तो K लिख ही सकते हैं, F0 अपॉन FM को तो K लिख ही सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड एंड दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट F0 अपॉन FM। आप देख सकते हो, पीछे से मिलाओ, सारा कैलकुलेशन मिलाओ, यहाँ रिलेशन को मिलाओ। तो F0 अपॉन FM इज दिस, और W इज इक्वल टू V, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द दिस सॉलिड स्फीयर जिस पे चार्ज है, उस स्फीयर की डेंसिटी इंटू G, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किया, मास आ गया, G इंटू किया, वेट आ गया, अपॉन में W डैश का हमने लिखा है, W मीन्स W के जगह पे हम यहाँ पे W माइनस अप थ्रस्ट, आपके लिए थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, अप थ्रस्ट लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो आप जरा एक बार, तो V रो G अपॉन में, मेरे बच्चों यहाँ W के जगह पे भी V रो G लिख सकते हैं, माइनस V सिग्मा G लिख सकते हैं। अब आप यहाँ कहोगे कि आपने सर ये क्या कर दिया, ये तो W तो ठीक है, W के जगह पे V रो G तो मुझे समझ में आ गया, फिर आपने अब थ्रस्ट के जगह पर V सिग्मा G क्यों कर दिया। तो बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल से अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, कोई भी चीज़ सॉलिड जब लिक्विड में इमर्स्ड होता है तो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करता है और उसी डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर उस पर अप थ्रस्ट लगता है, फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। तो अपने वॉल्यूम के बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी है, लिक्विड की डेंसिटी, तो लिक्विड जितने मास, कितने मास ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो V इंटू लिक्विड की डेंसिटी, मास ऑफ लिक्विड आ गया, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और G कर देंगे तो डिस्प्लेस लिक्विड की वेट आ गई, तो वही डिस्प्लेस लिक्विड की वेट जो होती है अप थ्रस्ट होती है ना। ये चीज़ें आप 11th में पढ़े हो। अभी भी मैं बता देता हूँ, जब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में पूरी डूब जाती है तो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, वहाँ से जगह चाहिए ना, उस स्फीयर सॉलिड है उसको वहाँ जगह चाहिए, तो जितना वॉल्यूम उसका है उतने वॉल्यूम को लिक्विड को हटा दिया और उसी डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर उस पर अप थ्रस्ट लगता है। तो डिस्प्लेस लिक्विड की वॉल्यूम V हो गई, डिस्प्लेस और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा हो गई, तो V इंटू सिग्मा किया तो मास आ गया लिक्विड का, डिस्प्लेस लिक्विड का, G से इंटू करोगे तो डिस्प्लेस लिक्विड की वेट आ जाएगी। तो ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। तो K की वैल्यू अब देखो क्या आ रही है, मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं K इज इक्वल टू, अरे बच्चा तो फिर रूठ गया यार, ये मेरा मार्कर रूठ जा रहा है। आपने K है ना, इस K की वैल्यू क्या होगी आप देख सकते हो कि ऊपर भी Vg नीचे भी Vg कॉमन हो जाएगा, तो केवल बचना है क्या, रो अपॉन में रो माइनस सिग्मा। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में रो भी दिया है, सिग्मा भी दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अब तुम ये कह सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन आपने किया और वैल्यू निकाला, तो ये तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि सर आपने तो इसको पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपने कर दिया। बिल्कुल मैंने पढ़ा है, बिल्कुल मैंने देखा है, मैंने इसको एक बार नहीं 4 बार देखा है, 10 बार देखा है। वही काम तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी 4 बार देखो, 10 बार देखो, एज क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को पकड़ो। अब लैमीज थ्योरम पढ़ा तो लैमीज थ्योरम या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रिलेशन है फोर्स के साथ,
उस रिलेशन को समझा, तो वो आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ना, कि इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उसको तुरंत अप्लाई कर सको। तो ये है जेई का लेवल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने जेई में तो ये होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यही क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको तुरंत बस ये 2-3 कैलकुलेशन फटाफट फटाफट रफ में करना है और आंसर बता देना है। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लंबा इतना ये सब किया। आप डायग्राम बनाओ और ये 2-3 स्टेप्स का 1 2 3 और यहां से फिर आते ही डायरेक्ट आंसर ही आएगा। क्वेश्चन कर लो फटाफट रफ में। तो यही चीज एक स्टूडेंट में जो जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनमें यही चाहिए कि क्वेश्चंस को बनाते बनाते और कॉन्सेप्ट को पढ़ के कॉन्सेप्ट को वो अपना एडेप्टेशन इतना अपना लेते हैं कि जैसे हम सोए हुए हैं और हमसे पूछे ए फॉर, तो हम बोलेंगे एप्पल, बी फॉर तो बॉय, क्योंकि बचपन में रटाया गया। उसी तरह से आपको इस कॉन्सेप्ट को मगअप कर लेना है, समझते हुए कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए और रटना भी है, मतलब उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर देना है, तब आप उसके एक्सपर्ट हो जाओगे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक्स को, और आगे कुछ ट्रिक्स भी आएंगे, उस ट्रिक्स को भी समझना है ना। तो मेरे बच्चों, इस तरह से अब हम चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और फिर वहाँ भी एप्लीकेशन और करते रहेंगे, और मैं लगातार 1 साल आपको इसको कराऊंगा। 11th का पोर्शन भी कराऊंगा और 12th का पोर्शन भी कराऊंगा। तो आप इसको करते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, हंसते रहें और दूसरे को हंसाते रहें। थैंक यू।